नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी बातें देखे थे कि जैव विविधता क्या है और भारत में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। भारत पौधों में और वनस्पतियों में विश्व में कौन से स्थान पे है। भारत में फूलों का कितना प्रकार पाया जाता है, जो कि हमने बताया था 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, 47,000 प्रकार की विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और फूलों का जो कि पूरी दुनिया में 6% हिस्सा कवर करता है भारत। ठीक है, और कुछ बिना फूल वाले पौधे भी बताए थे। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि कितने प्रकार के जानवरों की जातियां पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, जो कि देख लीजिए 89,000 प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति और मानवीय वनस्पति, ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, ये पिछली क्लास में इतनी सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पिछले क्लास में हम छोड़े थे, वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के कारण। ठीक है, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। ठीक है, ये बातें आज हम लोग पढ़ेंगे, इतनी बात। और इसमें से बताए थे हम पिछली क्लास में, मैं बता दिया था कि इसके कारण कौन कौन से हैं, जिसमें से हम आप लोगों को बताया था मैंने कि पहला कारण था धरातल, दूसरा कारण था जलवायु, तीसरा कारण था सूर्य का प्रकाश, और चौथा कारण था वर्षण, या तो वर्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कारण हैं वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता है, इसके ये कारण है। ठीक है, ये 4 कारण हैं। अब इन्हीं 4 कारणों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इन कारणों से विविधता कैसे उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, पहला था ये इसमें से जो पहला है कि धरातल में 2 भाग हैं। इसमें जैसे भूभाग और मृदा, हर एक जगह की भूभाग अलग होती है। पहले नंबर पे भूभाग, देखिए जैसे भूभाग का मतलब ये है कि हर जगह एक समान भूमि नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे समतल होती है, कहीं पे पथरीली होती है, कहीं पे पहाड़ी होती है। ठीक है, देखिए तो ये भूभाग भी काफ़ी विविधता उत्पन्न करता है। देखिए जो भूभाग है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भूभाग पे भी पड़ता है। जैसे धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी गहराई क्या है। देखिए जैसे कि उपजाऊ जमीन पर प्रायः कृषि की जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि उपजाऊ जो जमीन होती है, उपजाऊ जमीन पे कृषि की जाती है, और उपजाऊ जमीन पे जब कृषि की जाती है, ऊबड़ खाबड़ असमतल भूभाग पर जंगल होता है। ये सब लोग जानते हो, ऊबड़ असमतल ये जो भाग होता है, इस पे जंगल होता है। ठीक है, ये वाला भाग, इस पे जंगल होता है और इस पे कृषि की जाती है। ठीक है,
और इन्हीं जंगलों में होते हैं वन्य प्राणी। ठीक है, इन्हीं जंगलों में वन्य प्राणी होते हैं, इनका आश्रय जंगलों में ही होता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है मृदा। ठीक है, मृदा देखिए कैसे विभिन्नता उत्पन्न करती है, विविधता वन्य जीव और वनस्पति में। देखिए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसे हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कहीं पे काली, कहीं पे लाल, कहीं पे पथरीली। ठीक है, और कहीं पे मरुस्थली। ठीक है, ये सब जो मृदा है, हर एक मृदा की अपनी अलग अलग विशेषता है, और अलग विशेषता होने के कारण यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। ठीक है, हर एक मृदा में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि काली मृदा में कौन सी वनस्पति होती है, लाल मृदा में कौन सी वनस्पति होती है, और पथरीली में कौन सी होती है, और मरुस्थली में कौन सी होती है। ये आप लोगों का काम है कि आप लोग कमेंट में बताइए, इनमें से किन्हीं दो का ही बता दीजिए, काली और मरुस्थली, इन्हीं दो का ही बता दीजिए कि इनमें कौन कौन सी वनस्पति उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इनमें हर एक जगह पे अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जैसे मरुस्थली, देखिए मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में, मरुस्थली मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। आप लोग देखे होंगे जो कैक्टस का पेड़ होता है, कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, इनमें पाई जाती हैं। और जैसे देखे होंगे मरुस्थली मिट्टी, राजस्थान का एरिया जो है अपना, राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है बबूल का पेड़। ठीक है, बबूल का पेड़ तो और भी जगह पे मिलता है, लेकिन राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ये रहता है। ठीक है, और कटीली कांटेदार वृक्ष होते हैं, कैक्टस का पेड़ होता है। ठीक है, ये सब होते हैं मरुस्थली एरिया में। ठीक, अब देखिए पर्वतों की जो ढलान होता है, उन ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, वहाँ पे शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, इसका जो ढलान वाला एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, यहाँ पे शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं। शंक्वाकार मतलब शंकु, देखें शंकु के आकार का के वृक्ष इस आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, इस आकार में आप लोग देखे होंगे हिमालय की तलहटी में, जो हिमालय है, हिमालय के नीचे वाले एरिया में शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ठीक है, और जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, नदियाँ जो जाती हैं, जैसे ये नदी गई और इस भाग में यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दी। ठीक है, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करने पे ये जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन इन क्षेत्रों में, डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया, मृदा हो गया। अब दूसरे नंबर ये हम बता दिए थे, पहला वाला जो था धरातल, ये हम बता दिए। दूसरे नंबर पे हम बताए थे कि जलवायु, दूसरे नंबर पे बताए थे जलवायु। अब देखिए जलवायु में बहुत से कारक होते हैं, जैसे तापमान, पहला है तापमान। तापमान जलवायु को काफ़ी प्रभावित करता है, कि टेम्परेचर हर एक जगह का अलग अलग होता है, आप लोगों को बखूबी पता होगा। जैसे कि टेम्परेचर जो तापमान होता है कि वो वनस्पतियों को कैसे प्रभावित करता है। जैसे देखिए अगर आप हिमालयी क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ का तापमान
हमेशा निम्न होता है, कम से कम तापमान होता है। मरुस्थलीय एरिया में चले जाएंगे वहाँ पे तापमान बढ़ता घटता रहता है। और अगर आप समुद्री एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ का तापमान एक एवरेज तापमान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता है। ठीक है, तो हर एक जगह का तापमान भी अलग होता है, इस वजह से वहाँ की वनस्पतियाँ भी अलग अलग होती हैं। देखिए, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कि कितना ज़्यादा वहाँ पे नमी है, ये उसी पे निर्भर करती हैं वनस्पति की विविधता, की वहाँ पे कितनी ज़्यादा विविधता पाई जाएगी। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 915 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो तापमान में गिरावट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है 915 मीटर की ऊंचाई पे। जब तापमान में गिरावट होने लगता है तो उसके कारण गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को भी प्रभावित करती है। अब तापमान जहाँ पे गिरेगा तो तापमान जब कम होगा तो तापमान कम होने की वजह से वहाँ की जो वनस्पति होगी वो उसी तापमान के हिसाब से उत्पन्न होगी, जो कि निम्न तापमान में रह सके। ठीक है, तो निम्न तापमान में रहने की वनस्पति अलग होती है, उच्च तापमान में रहने वाले वनस्पति अलग अलग होते हैं। ठीक है, और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करते हैं। तापमान भी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासों में, पिछली क्लासों में बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय कौन से क्षेत्र होता है, उपोष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होता है। तो तापमान से ही ये अलग अलग क्षेत्र पर बनते हैं। जैसे मैं बताया हूँ कर्क रेखा, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, फिर भी इस क्लास में मैं बता दे रहा हूँ कि कर्क रेखा के ऊपर जो होता है उपोष्ण होता है और जो नीचे होता है वो उष्ण होता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होता है कि कर्क रेखा तो एक काल्पनिक रेखा है और ये कर्क रेखा इसी तापमान से ही बनाई गई है कि सूर्य का तापमान के हिसाब से कर्क रेखा का निर्माण किया गया है और उसके ऊपर बताया गया है कि ये उपोष्णकटिबंधीय है, ये उष्णकटिबंधीय है। तो तापमान यहाँ पे कम होता है हमेशा और यहाँ पे अधिक होता है। इस वजह से यहाँ की ऊपर वाले की वनस्पतियाँ हमेशा कम तापमान वाली होती हैं और नीचे वाली की वनस्पतियाँ ज़्यादा तापमान वाले यहाँ पे वनस्पति होते हैं। ठीक है, अब देखिए तापमान तो बता दिए, उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, मैं बताया हूँ कि अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, देखिए सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करती है। ये चीज़ समझ में आया नहीं आया? जैसे देखिए, कोई भी स्थान है, उस स्थान पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ये सूरज चाचा हो गए, इनको ये मान लीजिए ये सूरज चाचा हो गए, ये इनका जो आएगा, लाइट आएगा, इनका प्रकाश आएगा तो जिस स्थान पे पड़ेगा, ठीक है, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करते हैं। तो उस स्थान का अक्षांश क्या है? अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते होंगे कि अक्षांश ये वाली रेखा है जो कि पृथ्वी को इस साइड से काटती है, देशांतर ये वाला। तो इन अक्षांश और देशांतरों पे किस प्रकार से पड़ रहा है और जिस हिसाब से पड़ता है उसी हिसाब से ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इस यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस जगह पे पड़ रहा है ज़्यादा तो यहाँ का तापमान इस वाले एरिया का ज़्यादा होगा, नीचे वाले यहाँ पे पड़ रहा है तो इधर का तापमान ज़्यादा होगा, इधर का तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो फिर इसी रेखा पे
तापमान हर एक जगह का अलग अलग हो जाता है और तापमान अलग होने के कारण हर एक जगह की वनस्पतियाँ भी अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये तापमान बता दिए, सूर्य का प्रकाश। देखिए प्रकाश जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जिस एरिया में तापमान, मान लीजिए ये सूर्य है, सॉरी ये पृथ्वी है, ये सूरज है। अब सूरज का प्रकाश जिस वाले रेखा पे पड़ेगा, जिस वाले क्षेत्र में पड़ेगा, वहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत जल्दी विकसित होते हैं। ठीक है, वो जल्दी विकसित होने का कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा अच्छे से पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है। और प्रकाश संश्लेषण ये साइंस का पार्ट है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के ही वजह से पौधे बढ़ते हैं। देखिए संश्लेषण, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं और इसी के कारण जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है उस एरिया में पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे से विकसित होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट मैं बताया था आप लोगों को, वर्षण। वर्षण का मतलब है वर्षा। ठीक है, वर्षा क्या है, देखिए जिस जगह पे आप लोग देखे होंगे कि वर्षा अधिक होती है उस जगह पे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वर्षा अधिक होने की वजह से वहाँ पे वन और वनस्पति अधिक होती है। ठीक है, चाहे जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, पानी ज़्यादा बरसेगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष घास ये सब ज़्यादा होंगे। और जहाँ पे वर्षा होगी ही नहीं वहाँ पे कहाँ से होंगे, जैसे मरुस्थलीय एरिया अपने राजस्थान वाला एरिया देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे वनस्पतियों का अभाव रहता है। और जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जैसे वर्षा कहाँ पे अधिक होती है आप लोग बताइए। होती है कि ये जानते होंगे आप, मेघालय के चेरापूंजी में ज़्यादा होती है, मानिसराम में ज़्यादा होती है। मानिसराम ये मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे आप देख लीजिए मेघालय वाले एरिया में, यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। राजस्थान वाले एरिया में ये वन कम पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे निम्न वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा जहाँ पे जितनी होगी वहाँ पे वन भी उतना ही अच्छे से रहेगा। ठीक है, देखिए अब अगला है, इसी में बताए थे हम कि वन का क्या महत्व है। अब ये तो हो गए कारण कि वनस्पति और जीव को ज़्यादा से ज़्यादा विविधता रहने के ये 4-5 कारण मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है वन का महत्व, इसी पार्ट में है वन का महत्व। अब देखिए वन का महत्व आप लोग खुद ही बता सकते हैं। वन का क्या क्या महत्व हो सकता है। वन का एक महत्व यह है कि वातावरण शुद्ध रहेगा। वातावरण जो होगा वो शुद्ध होगा। और क्या महत्व होगा, अधिक वर्षा होगी। वर्षा को ये प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। वर्षा को आकर्षित, जब ज़्यादा वन होगा तो ये वर्षा को आकर्षित करेगा, वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। ठीक है, शुद्ध हवा, ये शुद्ध हवा मिलेगी। और क्या क्या हो सकता है, हमारा जो शारीरिक जो शरीर है वो काफ़ी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, हम भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर जितने ज़्यादा वन मिलेंगे, जितने पेड़ पौधे मिलेंगे, उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी। हम लोग सांस अच्छे से लेंगे तो हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। और हरियाली रहेगी। हरियाली के साथ साथ तापमान जो होता है, तापमान में कमी रहेगी, गिरावट रहेगी। और जहाँ पेड़ पौधे अगर ना रहें वहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है।
वर्षा भी सही से नहीं होता है, वातावरण भी शुद्ध नहीं होता है। ये सब नुकसान है वन ना होने के। देखिए ये अगर जहाँ जहाँ नहीं रहेगा, ये सब इतनी सारे नुकसान होते हैं। और देखिए नुकसान, ये सब वन कम होने के कारण क्या हैं? ये सब इंसान ही कारण हैं। इंसान कारण कैसे हैं? देखिए, पहला कारण ये है कि इसमें कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता हो जाती है। आजकल वनों को काट के कृषि की जा रही है, तो कृषि की अधिक आवश्यकता के कारण वनों की कटाई की जा रही है। वनों की कटाई, और कटाई करके खेत बना लिया जाता है, खेत में कृषि किया जा रहा है। दूसरा कारण है उद्योग। जो उद्योग हो रहा है, उद्योग की वजह से पेड़ पौधे कट रहे हैं और वहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद शहरीकरण, ये सबसे बड़ी बात है कि शहरीकरण हो रहा है। अच्छे अच्छे वनों को काट के वहाँ पे शहर बसा दिया जा रहा है। शहर बसाने से वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है और वनों की कटाई धुआंधार चल रही है, ठीक है। और उसके बाद एक कारण और है, चारे की व्यवस्था के लिए वन को काट के चारे की व्यवस्था किया जा रहा है। चारे की व्यवस्था, ये सब कारण है वनों की कटाई के। अब देखिए, वनों की कटाई को रोकना होगा और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर वन नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। इसका कारण क्या है कि जब वन नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग भी अपने आसपास पेड़ों को लगाया करिए, उनको संरक्षित किया करिए, ठीक है। देखिए ये इस पार्ट का इतना पार्ट ख़त्म हो गया। अब अगली क्लास में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।